हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 7 का चैप्टर 1 है। प्रारंभिक कथन, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो देखिए, हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी का जो है आपका हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर का डिस्कशन हो गया, एमसीक्यू हो गया है। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग क्लास 7 का जो है आपका डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है। प्रारंभिक कथन, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए कि 12वीं सदी में आपका भूगोलवेत्ता अल इत्सी के बारे में देखिए। अल इत्सी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ना मानचित्र, इसे यही जो है आपका अल इद्रिसी ने बनाया है। ये 12वीं सदी का है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये कब हुआ था? तो आपका 1154 ईस्वी में बनाया गया था। और यहाँ जो नक्शा दिखाया गया वो उसके द्वारा बनाया गया दुनिया की बड़ी मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। देखिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा मानचित्र है ना, उसका ये बस एक हिस्सा है और ये भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा मानचित्र जो दो था, ठीक है, ये पहला मानचित्र था। मानचित्र दो जो था उसको फ्रांसिस मानचित्रकार ने बनाया है। तो याद रखिएगा, पहला जो मानचित्र जो है कब बनाया गया था? तो 1154 ईस्वी में बनाया गया था, जो कि आपका भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने बनाया था। और जबकि जो है दूसरा जो मानचित्र था उसको फ्रांसिस मानचित्रकार ने बनाया था, 1720 ईस्वी में बनाया था। और दोनों नक्शे एक ही इलाके में हैं, लेकिन इसमें दोनों में अंतर है, ठीक है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है, ठीक है। जगह के नाम अरबी में दिया गया है, इसलिए जो है कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया, कन्नौज हो गया। और अगर मानचित्र दो पहले मानचित्र के बनने के लगभग जो है कितने साल बना है पूछा जाता है, तो 600 वर्ष बाद बना है, ठीक है। और इस यहाँ के भी देखें तो यहाँ पे इससे दोनों की सूचना काफ़ी बदल गया है। ये नक्शा जो रहता है ना काफ़ी परिचित लगता है। तो पूछा जाता है कौन सी नक्शा परिचित लगता है, तो मानचित्र दो लगता है, जो कि 600 वर्ष बाद बनाया गया था, ठीक है। और उसमें विशेषकर जो तटीय इलाकों के ब्यौरे देखकर आश्चर्य होगा। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्र यात्रा के लिए नक्शे का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। देखिए, लेकिन अब भीतरी इलाके पर हम नज़र डालें, क्यों इनमें भी बहुत ही ब्यौरे हैं, जिनमें समुद्र तट वाले हिस्से गंगा के मार्ग को देखो, इससे किस तरह से दर्शाया गया है। आप इस भाग को बोल रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास मतलब आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टेटमेंट पे देखते हैं क्या है। भारतीय इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट है ना उस देखिए, इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों का दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते थे, तो उनके लिए उन सूचनाओं का संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिए, नई और पुरानी शब्दावली के बारे में देखते हैं। अगर समय के साथ साथ सूचना जो है बदलता है, तो भाषा और अर्थ का भी मतलब अगर मान लीजिए सूचना बदल रहा है, ठीक है, सूचना का संदर्भ बदल रहा है, तो जो भाषा और अर्थ होता है उसके साथ क्या होता होगा। तो ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलता है, और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ जो रहता है बदलते रहता है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से काफ़ी भिन्न है, और ये भिन्नता जो है सिर्फ व्याकरण या शब्द भंडार में नहीं है, बल्कि समय के साथ शब्दों का अर्थ भी बदल गया है, ठीक है। तो देखिए, समय के साथ साथ जो है शब्द और के साथ साथ उसका अर्थ भी बदल गया है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द के बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि आज आधुनिक भारत के अर्थ है। और 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, 13वीं सदी में फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज, याद रखिएगा, ये जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय क्या था? तो पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों का पूछा जाता है। मिन्हाज ए सिराज जो है, इसका मतलब हिंदुस्तान का मतलब क्या हुआ? तो पंजाब, हरियाणा और यमुना के बीच का क्षेत्र को। उसके बाद राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया गया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकतर क्षेत्र में आता है। उसके बाद देखिए, जो दिल्ली के सुल्तान के क्षेत्र में जो आता है, अधिकार के क्षेत्र में, उसके लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ये राजनीतिक अर्थ पे किया गया था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ।
इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। और ये प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद की ही कुछ कुछ समान था। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सतत्व के रूप में पहचाना जा रहा है और हिंदुस्तान शब्द से वो राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। तो देख सकते हैं, पूछा जा सकता है कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस तरीके से किया था। तो महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और वहाँ के निवासियों की संस्कृति के लिए किया गया था। वही अगर 14वीं शताब्दी में देखा जाए तो अमीर खुसरो ने इसके द्वारा जो हिंद का प्रयोग किया गया था कुछ ऐसा ही था, लेकिन भारत जो था अभी भौगोलिक और सांस्कृतिक सतत्व के रूप में किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग इसका शब्द और उसका अर्थ बदलते गया। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को बहुत सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि अतीत में जो था उस शब्द का जो मतलब था ना वो अलग ही था। तो उदाहरण के लिए विदेशी जैसा अगर हम लोग शब्द लें तो आज हम लोग हमारे लिए आज इसका अर्थ जो होता है, ऐसा व्यक्ति जो भारत ना हो उसके लिए हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं। लेकिन मध्य युग में क्या होता था, अगर किसी गांव में कोई अनजान व्यक्ति भी आता था चाहे तो उसको भी जो है वो लोग विदेशी कहते थे। तो ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, और किंतु एक ही गाँव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट भी आता है कि विदेशी जो है अगर एक ही गांव में है तो क्या उस अलग अलग जाति परंपरा है तो उसके लिए विदेशी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो वो स्टेटमेंट बेस में पूछा गया है तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके लिए विदेशी शब्द का मतलब हुआ कि जो उसके गांव में नया आया है तो उसके लिए वो विदेशी शब्द का इस्तेमाल करता है। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रवृत्ति क्या है इसे देखते हुए वो अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, और इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चल रहा है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी किसका प्रयोग करते हैं, तो सिक्के का प्रयोग करते हैं, शिलालेख और स्थापत्य भवन निर्माण कला का प्रयोग करते हैं। लिखित सामग्री पर भी निर्भर होता है। ठीक है, पर कुछ बातें पहले ही से काफ़ी भिन्न है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। और इसके आगे इतिहासकार और सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल। देखिए क्या बोल रहा है, प्रामाणिक लिखित सामग्री यानी बहुत ज़्यादा हो गया, और साथ साथ विविधता भी हो गया। विविधता मतलब हो गया असमानता। मान लीजिए ये कुछ और लिखा, इसको देखकर अगर ये कुछ लिखेगा तो कुछ अलग लिखा गया, फिर इसको देख के कुछ लिखिएगा तो ये कुछ अलग लिखा गया। तो इस तरीके से यहाँ पे विविधता हो आ गया। ठीक है, सूचनाओं में। तो और आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल जो है धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज जो है सस्ता हो गया था, बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा था। लोग धर्म ग्रंथ, शासक के वृत्तांत और संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जिया, अदालत के दस्तावेज, हिसाब किताब जो भी होता है इसके लिए लिखने का उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति जो है शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे, और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता। कहाँ रखा जाता है, याद रखिएगा, पांडुलिपि को। और इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग करना बहुत ही कठिन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं क्या है कि कागज़ का मूल्य। जैसे कि 13वीं सदी के मध्य में क्या था, विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी थी, तो उसके पास कागज़ नहीं था, तो उसने क्या किया, एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसको उसका ज़रूरत नहीं था, फिर उसका सुखाकर वो इस्तेमाल किया। और एक सदी बाद अगर आप बाजार गए तो वहाँ पे खाने के लिए कुछ दिया जाता था तो वो कागज़ में ही जो है लपेट कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये था। यहाँ पे देखिए उन दिनों छापे खाने तो नहीं था, तो इसलिए क्या करता था, लिपिक जो है नकल करते थे, और यानी एक की पांडुलिपि से जो है वो प्रतिकृति बनाते थे। और ऐसा करते थे जब, तो ये बहुत ही आसान नहीं था, क्योंकि एक मित्र की लिखावट कभी कभी समझ में नहीं आता है, और जब आप उसको लिखिएगा तो कभी कुछ या कुछ लिखा जाता था।
ठीक है। तो आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही इसमें क्या होता था, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता था कि इसका मतलब क्या हो सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए कुछ छोटे मोटे जो है अंतर होता होता है। तो इस तरीके से जब उसका लिखा हुआ अगर कोई और लिखेगा तो उसमें भी अंतर क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। तो प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे जो है फेरबदल कर देता है। ठीक है। और सदी दर सदी प्रतिलिपियों का भी प्रतिलिपि जो है बनती रही, और अतः क्या हुआ, जो मूल ग्रंथ की जो भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ हैं एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ओरिजिनल है उससे जब डुप्लीकेट बनाने गया मतलब बनते गया तो उसमें अंतर हमें जो है दिखने को मिलते गया। तो इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, और आज हमें लेखक के मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है, और हमें बाद की लिपिकों द्वारा जो प्रतिलिपि है ना, प्रतिलिपि उसी पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। क्योंकि अगर एक ये पढ़े, ये कुछ लिखा, वो कुछ लिखा, वो कुछ लिखा, तो इस तरीके से सबको लिखने पढ़ने के बाद पता चलता है कि ओरिजिनल में था क्या। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वितरांत में संशोधन करते रहते हैं। और 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में लिखी, और दूसरी बार 2 वर्ष बाद आपका बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 ईस्वी तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। ये पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी कौन था, एक इतिहासकार था 14वीं शताब्दी का। इसने कब अपनी वृत्तांत लिखी थी पहली बार, तो 1956 में लिखी थी, फिर 2 साल बाद लिखा था। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हम आपको बताए ना ये बॉक्स वाला जो रहता है ना उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो हम आपको बताए थे ना कि ये जो हम लोग एक का जब हम लोग देख के दूसरे को लिखते हैं ना, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इतना सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपि से अलग करके बेचने लगे थे। ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है कि लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती थी। नस्त लिपिक बाई और में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता था, और शिक्त लिपि दाई और अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। ठीक है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो देखिए हम आपको बताएं, हिस्ट्री का जो क्लास 7 का चैप्टर है बहुत लंबा है। हिस्ट्री 7 और 8 तो एक ही क्लास में तो पॉसिबल नहीं है। तो आज का क्लास हम इधर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए हम एक बार आपको स्टेटमेंट पढ़ के भी बता दे रहे हैं, समझा भी दे रहे हैं। इसका जो है आपका MCQ क्लास भी हो चुका है, उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आपका दोनों चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।